चलो। हाँ जी। आओ। चलिए ध्यान देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर 3, ठीक ना। चैप्टर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज क्या पढ़ना है? चैप्टर 3। उस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रवाद है ना। अभी तक जितना हम लोग पढ़े ना, सब राष्ट्रवाद के बारे में ही पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़े? यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा समाजवाद साम्यवाद, और तीसरा चैप्टर है हम लोग का हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन का मतलब है हिंद से हिंदुस्तान और चीन से चाइना। कुछ हिंदुस्तान के भी बारे में पढ़ना है, कुछ चाइना के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और देखिए, हिंद चीन में जो है वो कुछ देश सम्मिलित थे, जैसे लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया और वियतनाम हो गया। इस सब देश को मिलाकर एक नाम दिया गया हिंद चीन। क्या दिया गया? हिंद चीन। हिंद चीन इसलिए दिया गया कि ये सब जो देश थे ना, कुछ देश हिंदुस्तान के कब्जा में थे तो कुछ देश चीन के कब्जा में थे, इसलिए इसका नाम पड़ा हिंद चीन पड़ा। तो देखिए, चैप्टर का सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि अच्छा बताइए, हिंद चीन में राष्ट्रवाद आप पढ़ रहे हो, तो हिंद चीन का मतलब होता क्या है? ठीक है, देखो इसीलिए कह रहे थे ना। चलो ना तो। हाँ हाँ, स्कूल फिर बंद हो गया 15 ले गर्मी का। हाँ हाँ, स्कूल में रहते हैं। ठीक। तो क्या है? हिंद चीन का तात्पर्य है। अच्छा, 1 मिनट आ रहे हैं जी, एकदम मर्जी। तो देखिए, हिंद चीन का मतलब क्या होता है, हिंद चीन का अर्थ क्या है, समझना है कि हिंद चीन का तात्पर्य लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्र से है। देखिए, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, याद रखिएगा, 3 राज्य हैं, यानी ये देश है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। इस लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये तीनों मिलाकर एक क्षेत्र बनाता है, जिस क्षेत्र को हम कह सकते हैं हिंद चीन है। अरे जैसे कोई गांव में क्षेत्र होता है, जैसे आपके गांव में 2 क्षेत्र बटा हुआ है, बलियाबंद 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है कि नहीं है? तो क्या जो पासवान लोग हैं, तो क्या अपने गांव का नाम क्या बताता है? बलियाबंद बताता होगा। तुम लोग अपने गांव का नाम क्या बताते हो? बलियाबंद बताते हो। ऐसा कहते हो क्या? यादव बलियाबंद, कहते हैं पासवान बलियाबंद, इसे बोलता है नहीं ना, सिर्फ बलियाबंद बोला जाता है। तो 2 क्षेत्र में बटा हुआ है। तो उसी तरह से हिंद चीन जो था, वो 3 क्षेत्रों को सम्मिलित रूप को नाम दिया गया था हिंद चीन। किसका किसका? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। याद हो जाएगा, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हिंद चीन कहते थे। अब आगे है, जिसका लगभग जो विस्तार है ना हिंद चीन का, 3 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना में फैला हुआ था? 3 लाख वर्ग किलोमीटर में हिंद चीन फैला हुआ था। बोलिए कोई दिक्कत? आगे, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्र को हिंद चीन या इंडो चाइना कहते हैं। हिंद चीन या इंडो चाइना, इस क्षेत्र को आप हिंद चीन भी बोल सकते हो या इंडो चाइना बोल सकते हो। आ रहा है बात समझ में? बोलिए क्यों? पता है क्योंकि इंडो चाइना, इसमें इंडिया और चाइना दोनों आया कि नहीं आया? तो आप सोच सकते हैं कि सर लाओस, वियतनाम और कंबोडिया है, हम लोग इंडिया से क्या है उसका नाम जुड़ रहा है, सर चाइना से उसका नाम क्यों जुड़ रहा है? तो चला आप जान लो कि वियतनाम पर, जो ये वियतनाम था, इस वियतनाम, इस पर चीन का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? चीन का। वियतनाम पर किसका प्रभाव था? चीन का प्रभाव था। लेकिन कंबोडिया पर भारत का प्रभाव था। वियतनाम पर कब्जा कौन किए हुए था? चीन। और कंबोडिया पर कौन किए हुए था? भारत। इसीलिए ये दोनों राज्य पर तो कब्जा किए हुए हैं ना, चीन और भारत, इसीलिए इसका नाम पड़ा था इंडो चाइना या हिंद चीन।
हिंद मतलब हिंदुस्तान और चीन मतलब चाइना या इंडो चाइना। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? आगे थोड़ा सा वियतनाम के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट समझ लेंगे। वियतनाम कौन था, क्या था? सबसे पहले तो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? हिंद चीन कहते हैं, जिसका विस्तार लगभग कितना किलोमीटर था? 3 लाख किलोमीटर था, है ना। कंबोडिया पर भारत का विस्तार था और वियतनाम पर चीन का विस्तार था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था हिंद चीन या इंडो चाइना। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि वियतनाम जो है वो कोचीन, अब वियतनाम में एक क्षेत्र था, छोटे छोटे क्षेत्र, कोचीन, कोचीन, अन्नाम, कोचीन को हम चीन भी बोल सकते हैं, और एक था अन्नाम जिसको बोला जाता है चंपा, और तोकिन। देखो वियतनाम में 3 छोटे छोटे राज्य थे, एक कोचीन था, अन्नाम था और तोकिन था। कोचीन, अन्नाम और तोकिन। आ रहा बात समझ में? कोचीन, अन्नाम और तोकिन था। आगे है यह स्थित कहाँ था? तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित था। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व एशिया में। इसका लगभग क्षेत्र पता है कितना था वियतनाम का? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत छोटका क्षेत्र पर कब्जा कर लेता, मेन तो मलाई कौन खा रहा था? चीन। बताओ 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफले है, जेकरा में वियतनामे के 2.8 लाख है, तो बचा कितना जी? 0.2 लाख वर्ग किलोमीटर पर कौन कब्जा कर ले है? भारत, है ना। यह फ्रांस का उपनिवेश था। कौन? वियतनाम। फ्रांस का उपनिवेश का मतलब समझते हैं? फ्रांस का उपनिवेश, उपनिवेश पता है क्या होता है? जैसे अगर हम कह सकते हैं कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी कहने का मतलब कि भारत जो है वह इंग्लैंड के कब्जे में था, यानी इंग्लैंड का वह क्या था? उपनिवेश था। ब्रिटेन का उपनिवेश कौन था? भारत था। तो उपनिवेश का मतलब है कि वियतनाम जो है ना किसके कब्जे में था? फ्रांस के कब्जे में था। अब कहेगा कि सर अभी बताए चीन के कब्जे में था। अरे चीन के कब्जे से निकला, फिर उसके बाद किसके कब्जे में आया? फ्रांस के। 1945 में वियतनाम आज़ाद हो गया। हम लोग कब आज़ाद हुए? 1947 में। 47 में हम लोग हुए। और वियतनाम कब आज़ाद हो गया? 1945 में। हो चिन मिन्ह एक व्यक्ति का नाम है, जिनका नाम क्या है? हो ची मिन्ह। ये नाम बड़ा अजीब अजीब मिलेगा तुमको, ये तो अभी तो कुछ नहीं है, अभी टेलर बाकी है, आगे देखो कैसा कैसा नाम मिलेगा। की अध्यक्षता में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। देखिए हो ची मिन्ह जो थे, जैसे महात्मा गांधी हमारे पास कैसे थे, देश आजाद कराने में उनका अहम भूमिका था, उसी तरह से वियतनाम में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हो ची मिन्ह, है ना। हेलो, हाँ 15 तक। अध्यक्षता में एक लोकतांत्रिक राज्य बना। आजाद होने के बाद वियतनाम के भाग में बटा जी? 2 भाग में। भारत भी बट गया था, 2 भाग में आजाद हुआ था, तो एक हिंदुस्तान हो गया और एक पाकिस्तान हो गया। उसी तरह से वियतनाम 2 भाग में बटा, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। अरे बात समझ में? अगला देखो क्या है। अंततः उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध हुआ। पता है बंटवारा होता है ना, या कोई चीज मिलता है आपको स्वतंत्रता, तो झगड़ा होता है भाई भाई में। जैसे आपके पिताजी अगर बड़ा एकदम एक्टिव है तो 2 भाइयों को मिलाकर रखे हुए हैं, हमारा अच्छा तू मालिक बन जेबे, चिन्ह हमारा ज़्यादा तेज बनबे तो घर से निकाल देबो। कौन कहता है? बाप कहता है। लेकिन बाप के मरला के बाद बेटा आज़ाद हो जाता है दोनों। अब बेटा कहते हैं हम चलो पूर्व, तो कहेगा हम चलो पश्चिम, है ना। एगो कहेगा कि, है ना, दोनों का क्या होगा? सोच अलग अलग हो जाएगा। तो जब सोच अलग होगा और आपके ऊपर कोई मुखिया नहीं है तो क्या होगा बताइए? बंटवारा होगा कि नहीं होगा?
तो कहेगा कि एक काम कर, दोनों को अपना रास्ता अलग अलग देखो, है ना। तो वही बंटवारा हुआ और एक हो गया उत्तरी वियतनाम और एक हो गया दक्षिणी वियतनाम, और दोनों में गृह कलह छिड़ गया। गृह कलह छिड़ता नहीं है जी, भाई भाई में गृह कलह छिड़ता। तू 10 सेंटीमीटर ज्यादा ले ले हमरा से, है ना, बाबू तो दोनों के हलथिन, तो तू ज्यादा ले ले हम कम ले ले, कैसे हो जतो, मारा मारी होतो, न मानवे तो लाठी चलतो, है ना, होता है कि नहीं होता है। तो उस दोनों राज्य में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी, पसीना ये इतना गर्मी, और जलन बढ़ रहा है, तू सब एकदम बैठल है आराम से, पंखा हुआ नहीं आता है जी दुनिया से, वो छुटकी पंखा लाना जी है, यहाँ लगा देंगे। आगे देखो, गृह युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में अमेरिका दक्षिणी वियतनाम के साथ देने लगा। अमेरिका जो था ना वह दक्षिणी, देखिए जब दो भाई में झगड़ा होता है ना तो तीसरा जो है ना मजा लेता है, वही मजा लेने आ गया अमेरिका। अमेरिका आया था अपने मकसद से कि दक्षिणी वियतनाम से जो भी हमको फायदा मिलेगा ना हम उठा लेंगे और एक पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम जो था वह उद्योगों से भरा पूरा था, वहां पर खनिज ज्यादा थे। वो सोचा कि यहाँ पर जो भी उद्योग है हम अपना लेंगे, तो क्या किया कि इस साथ देने के लिए दक्षिणी वियतनाम को चल गया कौन, अमेरिका। यह लड़ाई काफी चला और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। दक्षिणी वियतनाम के साथ देने तो गया, लड़ाई भी चला, लेकिन अंत में अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अमेरिका पीछे इसलिए हट गया था, अमेरिका मजबूत था, अमेरिका हटा था। अमेरिका का हटने का रीजन था कि कौन सा झगड़ा तो उसको कहते भी हैं जी, कोई कांड तो हुआ था, उसका नाम हम भूल रहे हैं। पेट में आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। देखो क्या हुआ था, हटना इसलिए पड़ा कि दक्षिणी वियतनाम को साथ देने गया ना, कौन गया, अमेरिका। उत्तरी वियतनाम में कुछ लोग घुसकर और सभी लोगों को वहाँ के जो लोग थे ना आदमी, उसको मार दिया गया, और जो औरतें और बचिया जो थी ना उनको, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनको भी मार दिया गया। जब मारा गया तो कुछ दिन तक एक, ये जब जो घटना हुआ ये पेपर में उजागर हुआ और पूरा दुनिया में यह घटना फैल गया। तो जब ऐसा शर्मनाक घटना फैला ना तो अमेरिका पर लोग थू थू करने लगा कि अरे इतना शक्तिशाली देश हो के इतना तो घिनौना काम किया है। अमेरिका पर लोग थू थू करने लगा, अमेरिका बेचारा पीछे शर्म के मारे हट गया, है ना। ये पढ़ना है, हम लोग पढ़ाएंगे, कोई कांड उनको नाम हम भूल रहे हैं जी, इतना बता दिया लेकिन वो कांड का हम नाम ही भूल रहे कि क्या है क्या किताब यहाँ पर, मेरा लेसन में नहीं है, कैसा दिमाग है ऐसा। चलो ठीक है, अब देखिए लंबा चला, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, ठीक है। 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम का क्या हो गया, एकीकरण हो गया, यानी वियतनाम फिर से एक हो गया। कब, 30 अप्रैल 1975 को। सोच लीजिए कितना साल तक लड़ाई चला, 45 से लगभग आजाद हुआ, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया था, 5 साल 30 साल तक झगड़ा चला, है ना। आगे देखिए, वियतनाम पर चीन का प्रभाव था और कम्बोडिया पर भारत का प्रभाव था, इसीलिए नाम पड़ा इसको हिंद चीन या इंडो चाइना, है ना। अन्नाम, देखिए अन्नाम क्या है, अन्नाम का दूसरा नाम था चंपा। अभी मैंने अन्नाम के बारे में पढ़ा था कि वियतनाम के 3 क्षेत्र थे, कोचीन, अन्नाम और तोकिन, है ना। लगभग 200 ईस्वी में बना था। अन्नाम कितना ईस्वी में बना था जी, 200 ईस्वी में, जिसे एक मुस्लिम आक्रमणकारी आया, कुबलाई खा, मुस्लिम आक्रमणकारी आया कुबलाई खा और अन्नाम पर आक्रमण कर दिया। और अन्नाम का जो शहर था, अन्नाम शहर, अन्नाम एक प्रकार का क्या था, शहर था, इस अन्नाम शहर को समाप्त कर दिया। वाया कुबलाई खा आक्रमण किया, पूरे अन्नाम शहर को ध्वस्त कर दिया, है ना। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अन्नाम शहर को किसने ध्वस्त किया था, कुबलाई खान ने।
और नाम शहर कब बना था? 200 ईस्वी में, है ना। कुबलाई खान कौन था? यह एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। देखो मेरे पास सब चीज है, हम ओकरा से खोज रहे हैं, इसमें तो हम बता ही सकते हैं। तो युद्धवा का जब तक ना बताएंगे ना तब तक हमारा देखो याद, यह माइली गांव की घटना थी। कहाँ की? माइली गांव की घटना थी। अगर पूछेगा एग्जाम में कि माइली गांव की घटना क्या है तो वही हम लोग बोल लिख सकते हैं, है ना। बाकी आगे हम बताएंगे। माइली गांव की घटना के कारण ही अमेरिका पर इतना थू थू होने लगा कि अमेरिका को कहाँ हटना पड़ा? पीछे हटना पड़ा। कहा कि अरे देखो पता है, बेइज्जती का मार जो होता है ना सबसे बड़ा होता है, तो वही अमेरिका को क्या हो रहा था? बेइज्जती हो रहा था, है ना। कि आप इतना शक्तिशाली राष्ट्र होकर इतना घिनौना आप काम कैसे कर सकते हैं? एक छोटे से देश पर आप इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? तो अमेरिका पीछे हट गया शर्म के मार से। देखिए अगला है कंबोडिया। मैंने अभी बताया अन्नाम, फिर उसके बाद कंबोडिया। कंबोडिया क्या है? तो कंबोडिया में सूर्य बर्मन ने, देखिए सूर्य बर्मन राजा थे, उन्होंने क्या किए कि विष्णु भगवान का एक मंदिर बनवाया था, एक भव्य मंदिर, जिसे अंकुरवाट का मंदिर कहते हैं। आज भी है अंकुरवाट का मंदिर। अगर आपसे पूछेगा कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है तो क्या बोलोगे? कंबोडिया में है। कहाँ है? अगर पूछेगा कि अंकुरवाट का मंदिर किसने बनवाया तो सूर्य बर्मन द्वितीय ने। किसने बनवाया? सूर्य बर्मन द्वितीय ने। अंकुरवाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्य बर्मन द्वितीय ने। बोले कोई दिक्कत है? समझ में आया? आया जी? चलो नोट कर लो। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ? मैंने बताया था इससे पहले कि जो हिंद चीन जो था वो वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश था, बताया ना। तो इसमें हिंद चीन में फ्रांस कैसे गया, यानी आप समझ लो कि ये हिंद चीन है। किसका है? हिंद चीन। इसमें फ्रांस कैसे शामिल हुआ? आ रहा है बात समझ में? जब आपको, हेलो, हाँ हाँ स्कूल बंद हो गया 15 तक है। हाँ ठीक। देखिए क्या है कि हिंद चीन का निर्माण हिंद देशों से मिलकर किया गया है, जिसका नाम है लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। ये तीन राज्य मिले। कौन कौन? लाओस, इसमें कौन कौन है? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। ये तीनों से मिलकर बना हमारा हिंद चीन। अब हिंद चीन का इसका क्षेत्रफल कितना है अगर बात करें तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आ रहा बात समझ में? अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार इस देश में फ्रांस कैसे घुसा और इसे कैसे कब्जा में लिया? क्योंकि यह जो देश था ना, यह किसका उपनिवेश था? किसका उपनिवेश है जी? फ्रांस का। किसका उपनिवेश है? फ्रांस का। बहुत फोन है। अरे एकरा में हम क्या कहे, मने नहीं लगता है सब सुबह दोपहर शाम। हेलो, हाँ 15 ले 15। ये जो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जो था, यानी हिंद चीन का क्षेत्र, वो फ्रांस का उपनिवेश था। कैसे फ्रांस इस पर कब्जा किया थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। 17वीं शताब्दी में बहुत सारे पादरी और व्यापारी कहाँ पर आए थे? हिंद चीन में आकर बस गए, है ना। पादरी हम आपको बताए थे मध्यम वर्ग के लोग होते थे, है ना। पादरी वो अब सफल
मतलब सक्षम लोग होते थे, गरीब लोग नहीं होते थे, मीडियम होते थे, सक्षम होते थे, कोई चीज में पढ़े लिखे लोग होते थे, उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल थे, जैसे डॉक्टर इंजीनियर कुछ ऐसा करके शामिल था। तो पादरी और व्यापारी कहाँ पाया, हिंद चीन में आ गए और कोचीन के राजा का इस्तेमाल किया, पता है, आए और कोचीन के राजा का इस्तेमाल करके हिंद चीन पर कब्जा किया। अभी पूछोगे सर कोचीन के राजा को इस्तेमाल कैसे किया, इसके पीछे भी एक कहानी है। हिंद चीन में गृह कलह छिड़ गया था, राजा से कुछ गलती हुई थी जिसके खिलाफ लोगों ने रोड पर आकर नारेबाजी कर रहे थे राजा के खिलाफ, और कहा जा रहा था कि राजा को गद्दी से हटाओ, और इतने जनता उग्र हो गया था कि मानो राजा को अब मार ही दे। हिंद चीन में ऐसा कलह छिड़ गया। अब राजा बेचारा, सीट छोड़ो ना, गद्दी मिले चाहे न मिले, जान तो बचाएंगे, न तो ऐसे से हिंद चीन में धर के कूच के मार देगा सब। अब क्या किया वो राजा, फ्रांस के लोग तो उसके राज्य में आए हुए ही थे, किस रूप में आए थे, पादरी और व्यापारी के रूप में। अभी दौड़ल दौड़ल राजा भाग गया फ्रांस के पास, पादरी और व्यापारी लोगों के पास भाग गया, और वो लोग मौका का तलाश कर रहा था कि कब ऐसा हमको मौका मिले। उसने कहा कि ये राजा के साथ दीजिए, नहीं तो हमको जनता लोग मार देगा। उसके बाद राजा, पादरी और व्यापारी लोग कहता है कि चिंता ना कीजिए, मैं आपकी जान को बचा लूंगा, मैं आपको रक्षा करूंगा। उसने क्या किया, इससे कहा कि आपकी अगर इजाजत हो, राजा को बोला कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फ्रांस से कुछ सैनिकों को बुला लेता हूं। राजा जान बचावे के चक्कर में कहा कि हम बुलाइए, क्योंकि आपको कोई मारेगा तो सैनिक आपको क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। राजा यहीं फंस गया गियर में, कहा कि हाँ तो बुला लीजिए। एक बात समझ लेना आप लोग, कभी भी अगर कोई देश का सैनिक किसी दूसरे देश में चला है तो समझो कि आपको गुलाम बनाने वाला है, क्योंकि लड़ता जनता नहीं है, लड़ता कौन है, सैनिक लड़ता है। हमारा सैनिक अगर पाकिस्तान में घुस जाए तो पाकिस्तान बच जाएगा, कब्जा कर लेगा सब, तो घुसने देगा सैनिक। देखते हो बॉर्डर रहता है, न पाकिस्तान का सैनिक हिंदुस्तान में आ सकता है, न हिंदुस्तान का सैनिक पाकिस्तान में। लेकिन राजा की गलती से पूरे फ्रांस की सैनिक चला आया, कहाँ, राजा था ना, जो करेगा वही होगा। उसने पूरे सैनिकों को बुलवा लिया अपनी सुरक्षा के खातिर, कहाँ पर, हिंद चीन में। अब जैसे हिंद चीन में सैनिक लोग आया, कुछ दिनों के बाद हिंद चीन को अपने कब्जे में कर लिया, समझ में आया, और राजा को मार दिया गया। पूरा हिंद चीन क्या हो गया, कब्जा में। किसकी गलती से, राजा की गलती से हुआ। देखिए 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी ने संपूर्ण क्षेत्र पर धीरे धीरे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी प्रतियोगिता के आधार पर कब्जा करने लगा। 18वीं सदी तक वो क्या, पूरा कब्जा करने लगा। इसने प्रारंभ में कुछ अच्छा काम किया। देखो अब जैसे ही कब्जा किया ना, तो ऐसा नहीं था, शुरुआत दौर में फ्रांस के लोग भी बड़ा अच्छा काम किए। जैसे इंग्लैंड के लोग आए थे हमारे देश में ना, तो अंग्रेज लोग कुछ अच्छा भी काम किए थे, जो आज भी हम लोगों के लिए वो चीज़ है, और उसके बाद धीरे धीरे वो खराब करने लगे। उसी तरह से फ्रांस के जो लोग आया हिंद चीन में, तो शुरुआती दौर में अच्छा काम किया, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अब क्या किया कि पूरे जनता को बोलने लगा ना, कौन, फ्रांस के लोग हिंद चीन वाले को, कि एक काम करो, तुम्हारी जो सभ्यता और संस्कृति जो है ना, वो धर्म, भाषा तथा शिक्षा सब क्या होना चाहिए, फ्रांसीसी होना चाहिए। अपना नहीं अपनाओगे, धर्म, शिक्षा और भाषा किसका अपनाओगे, मेरा, फ्रांस का अपनाओगे। और इस प्रकार से इसका आगमन हो जाता है, और 1787 ईस्वी से फ्रांसीसियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, और लगभग 1887 ईस्वी में इसका नाम दिया गया फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की। देखिए पहले क्या था, इंडो चाइना था ना, और किसने कब्जा किया, फ्रांस ने, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना के साथ साथ पूरे हिंद चीन पर अपना कब्जा जमा लिया। बोलिए कोई दिक्कत है,
समझ में आया कि फ्रांसीसियों का हिंद चीन पर कैसे प्रसार हुआ, इस प्रकार से, है ना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हिंद चीन लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के सम्मिलित रूप है। हिंद चीन में फ्रांसीसी लोग पादरी और व्यापारी के रूप में आए थे, है ना, और आकर यहाँ पर बस गए। उन्होंने कुछ राजा की गलतियां से, उतना नहीं गलती लिखे क्या हुआ था, वो रामायण कथा है, वो हम आपको समझाने के लिए समझाएं। तो वो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि जो वो 17वीं शताब्दी तक बहुत सारे पादरी और व्यापारी कहाँ आए, हिंद चीन में आए, और राजा की कुछ गलती से हिंद चीन पर वह कब्जा करना शुरू कर दिए। उन्होंने क्या किया कि शुरुआत दौर में तो अच्छा काम किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाने लगे और सारे हिंद चीन वाले को कहने लगे कि एक धर्म, एक संस्कृति और एक भाषा हमारा, यानी भाषा आपका क्या होना चाहिए, फ्रांसीसी होना चाहिए, अपनाने को कहा। और 1787 ईस्वी से फ्रांसीसियों ने कब्जा शुरू किया और पूर्णतः 1887 ईस्वी में उसने फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किया। कोई दिक्कत, लिखा जाएगा ना। चलो देखो, इससे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों का उपनिवेश, यानी फ्रांस जो है वह हिंद चीन पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो जब वह हिंद चीन पर कब्जा करता है, हिंद चीन में कितने देश मिलकर आते हैं, 3, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। यानी हिंद चीन कहने का मतलब है हिंद चीन में 3 देश, यानी लाओस, कंबोडिया और वियतनाम शामिल है। अब वही उसी तरह से जब हिंद चीन कब्जा में आ गया किसका, फ्रांसीसियों का, तो उसके बाद का पढ़ना है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का कारण, यानी फ्रांस जो है वह हिंद चीन में कब्जा क्यों करता है। यानी फ्रांस जो है, उपनिवेश मतलब होता है, देखिए, उपनिवेश बनाना यानी किसी देश पर कब्जा करना, यानी कहा जा सकता है कि जो भारत था वह इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी इंग्लैंड किस पर कब्जा किए हुए था, भारत पर, तो भारत उपनिवेश था किसका, इंग्लैंड का। उसी तरह से हिंद चीन में फ्रांसीसी जो है ना, उपनिवेश क्यों बनाए हिंद चीन को, यानी हिंद चीन को कब्जा में फ्रांस क्यों लिया, इसका क्या कारण था। देखिए, कोई देश किसी को ऐसे ही गुलाम नहीं बनाता है, बिना उससे फायदा को वो गुलाम बनाकर क्या करेगा, जब उसको बेनिफिट होगा, कुछ फायदा होगा तब ना गुलाम बनाएगा, है ना। तो सबसे पहला कारण था आर्थिक कारण। क्या था, आर्थिक कारण। आर्थिक मतलब होता है अर्थ का, यानी रुपया पैसा से संबंधित, यानी पैसा के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए फ्रांस जो है हिंद चीन पर कब्जा करता है। देखिए क्या है इसका, हिंद चीन में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, हिंद चीन में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह था कृषि और बागान था, जिसमें प्रचुर मात्रा में धान और रबर की खेती होती थी। हिंद चीन में किसका, धान और रबर की खेती होती थी। और खनिज के मामले में बहुत परिपूर्ण था कौन, हिंद चीन, जैसे टीन, टंगस्टन, कोयला, जस्ता, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा वहां पर पाया जाता था। उसके बाद देखिए, हिंद चीन में क्या था, हिंद चीन कृषि के मामले में अव्वल था, ऊपर था। वहां पर खनिज जैसे टीन, टंगस्टन, कोयला, जस्ता, ये सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। फ्रांस ने सोचा कि जब हम इस पर कब्जा कर लेंगे तो अधिक से अधिक हम लाभ कमा सकते हैं, यहाँ से हमको बहुत फायदा मिलेगा, इसलिए हिंद चीन पर वह कब्जा किया। सबसे पहला कारण आर्थिक कारण समझ में आ गया, और बोलो कोई दिक्कत है। हिंद चीन पर भारत उपनिवेश क्यों, सॉरी, हिंद चीन पर फ्रांस उपनिवेश क्यों बनाया, क्योंकि पहला कारण था उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, यानी आर्थिक कारण, है ना, क्योंकि हिंद चीन क्या था, खनिज के मामले में अव्वल था, कृषि, बागान, ये सब में क्या था, आगे था, ठीक है। आगे देखिए, बर्बर असभ्यों को सभ्य बनाने की नीति, पता है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझने की बात है कि बर्बर असभ्य, ये क्या पॉइंट है, को सभ्य बनाना, यानी असभ्य को सभ्य बनाने के लिए फ्रांस कब्जा किया। फ्रांस पता है क्या कहा कि जो हिंद चीन वाले लोग हैं ना, वो बर्बर है, असभ्य है, वो बुर्बक है,
उसको कुछ आता नहीं। हम जब गुलाम बना लेंगे ना हिंद चीन को, तो वो असभ्य जो है ना उसको हम सभ्य बनाएंगे। अभी वो खराब है, हम उसको अच्छा बना देंगे। कौन कौन कह रहा था? फ्रांस वाले लोग कह रहे थे, है ना। उनको ऐसा लगता था फ्रांस वाले लोगों को कि मैं जो हूं भगवान का भेजा हुआ दूत हूं। फ्रांस को लगता था कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूं, मुझे भगवान जो भेजे हैं हम लोगों को, वो हिंद चीन वाले जो हैं वो असभ्य बेचारे हैं, मूर्ख हैं, उनको चालाक बनाने के लिए हमें भेजे हैं। मैं उन पर राज करूंगा और उनका देश को हम आगे बढ़ाऊंगा। इस उद्देश्य से भी वह क्या किए थे? कब्जा किए थे। कहां पर? वियतनाम को। देखिए, फ्रांसीसी को ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है। किसके पास? हिंद चीन वाले के पास। और बाकी हिंद चीन के सभी जो लोग हैं अक्लमंद हैं। देखिए, उनको फ्रांसीसियों को ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा उनके पास दिमाग नहीं है, और जो बाकी हैं वो सभी लोग क्या है? अक्लमंद है। और भगवान ने हमें सभी को सभ्य बनाने के लिए भेजा है। यानी हमें जो भगवान भेजे हैं वो बेचारे लोग असभ्य हैं, उनको क्या बनाने के लिए भेजे हैं? सभ्य बनाने के लिए भेजे हैं। अतः फ्रांसीसी लोगों ने हिंद चीन की निष्क्रियता को हटाने का प्रयास किया तथा लोगों को सीमित मात्रा में शिक्षित किया। देखो, वहां का जो अवगुण था ना हिंद चीन का, उसको हटाने का प्रयास किया। कौन? फ्रांस के लोग। हटाया भी, कुछ हद तक अच्छा भी किया, लेकिन शिक्षित उतना ही किया, बहुत कम मात्रा में शिक्षित किया। फ्रांस के लोग बड़ा अच्छा से पढ़ते थे, सब हमें पढ़ना है आगे, टोकिन फ्री स्कूल के बारे में सब पढ़ना है, सब पढ़ाएंगे कि हिंद चीन को कैसे कम पढ़ाया जाता था और फ्रांस वहां पर अच्छा उसको शिक्षा मिलता था। तो यहाँ पर भी वही हुआ, सभ्य बनाने के लिए तो कहा, लेकिन उतना ही शिक्षा दिया गया जितना बेचारे का काम चल जाए। पूरा काम नहीं चलेगा, उनको हल्का फुल्का वो पढ़ लिख लेंगे। यानी साइन उन करे भर उतना भर पढ़ाया गया। किसको? हिंद चीन वाले को। क्योंकि फ्रांसीसी वहां पर क्या किए होते? कब्जा जमाए हुए थे। अब क्या होता है, वो ज्यादा पढ़ाना क्यों नहीं चाहते थे? वो चाहते थे कि अगर खूब पढ़ा लिखा देंगे ना, तुरंत हमारा खिलाफ आंदोलन कर देगा सब। कम पढ़ा लिखा रहेगा, आराम से इसको हम गुलाम बना कर रखेंगे। कभी देखा है पढ़ा लिखा खूब आदमी नेता के साथ पीछे झंडा लेके दौड़ते हुए? कभी देखा है? किसी को देखा है? नीतीश चाचा, लालू चाचा झंडा तिरंगा खूब लेके घूमते हुए पढ़ा लिखा आदमी को? नहीं। तो नेता लोग भी यही चाहता है कि आदमी जब पढ़ लिख लेगा ना, हमारे पीछे पीछे कोई घूमेगा नहीं, इसको कम पढ़ाओ। अरे बात समझ में? तो फ्रांसीसी भी यही चाह रहे थे कि अगर खूब पढ़ लिख लेगा ना, तो हमारा गुलामी कैसे करेगा, ये तुरंत आंदोलन कर देगा सब, है ना। समझ में आ गया? तीसरा क्या है? व्यापारिक सुरक्षा। फ्रांसीसी लोग बोले कि अरे व्यापारिक सुरक्षा भी करेंगे हम, यानी आपके यहाँ हम व्यापार तो करेंगे, लेकिन दूसरे देश को कब्जा नहीं करने देंगे। जो दूसरे देश आएंगे व्यापार करने और कब्जा के उद्देश्य से, उनको क्या करेंगे? मतलब अलग कर देंगे। व्यापारिक सुरक्षा के मामले में भी क्या हुआ? उपनिवेश बनाया गया। व्यापार के लिए कितने देश आए थे वो समझेंगे। कहां पर? हिंद चीन में। हिंद चीन में क्यों आते थे लोग? क्योंकि वहां पर खनिज संपदा में हिंद चीन क्या था? परिपूर्ण था। व्यापार के दृष्टिकोण से फ्रांसीसियों को हिंद चीन बहुत सुरक्षित लगता था। व्यापार करने के दृष्टिकोण से सबसे पहले कौन आया? वहां पर पुर्तगाल आया, फिर कौन आया? डच आया, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए और स्पेन आया। यानी 4-5 देश आए थे। कौन? डच, सबसे पहले पुर्तगाल आया, उसके बाद डच लोग आए, उसके बाद फ्रांस आए, ब्रिटिश आए, स्पेन आए। देखो, इस सब जो था ना 5 में, तो 4 को जो हम नाम बोले, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और स्पेन, ये वाकई में आया था यहाँ पर बिजनेस करने, यानी व्यापार करने। लेकिन फ्रांसीसी का मंशा व्यापार करना नहीं था, फ्रांसीसी का मंशा था पूरा कब्जा करना, है ना।
इसमें सबसे ज्यादा प्रसार किसने किया? फ्रांस ने। ये सब तो बेचारा व्यापार किया, लेकिन पूरा अपना फ्रांसीसियों का प्रसार जो है ना वह हिंद चीन में करने लगा। कौन? फ्रांस वाला। मेरा भाषा अपनाओ, मेरा धर्म अपनाओ, हमारा रहन सहन अपनाओ, हमारी कल्चर अपनाओ, मैं जैसे रहता हूँ, मेरा जो पर्व है वो सब तुम्हें अपनाना पड़ेगा। हिंद चीन वाले को लोग वो प्रेशर देने लगा। इसके लिए आंदोलन होता है, हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। जब जब किसी को दबाया गया तब तब वो कोई गरीब आदमी हो चाहे कोई हो, एक आंदोलन जरूर किया है ना। कच्चे माल की आपूर्ति, वियतनाम फ्रांस के लिए कच्चे माल का आधार था। यानी वियतनाम जो था ना फ्रांस के लिए क्या था? कच्चे माल का आधार। बिक्री बाजार का उपनिवेश बन गया, और बिक्री जो है ना बाजार का क्या बन गया? उपनिवेश बन गया। बोले कोई दिक्कत समझने में? क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का प्रसार को लिखे। इसमें कुछ छोटा छोटा 4 गो हम लिखवाए ना, अब 2-3 याद। देखो इतना हम लिखवाए ना, इतना जरूरी नहीं लिखना। आप अगर इस चीज को समझो तो कुछ तो दिमाग में लिख सकते हो। आप नहीं समझ गए आर्थिक कारण, अच्छा ये सब समझ गए। फिर समझ गए होंगे बड़बड़ असभ्य को सभ्य बनाना, यानी हिंद चीन वाले लोगों को चाहते थे फ्रांस वाले कि हम इसको असभ्य है, इसको क्या बनाएंगे? सभ्य बन। इतना तो समझ गए। व्यापारिक सुरक्षा भी समझ गए कि 3-4 देश आया था, उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं, है ना। कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से करता था? वियतनाम से लोग करता था। आगे है कि हिंद चीन में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? समझ गए? हिंद चीन में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, समझिएगा। प्रशासनिक व्यवस्था मतलब समझते हैं? वहां का सुरक्षा, वहां का प्रशासन की व्यवस्था, वहां पर जो अनुशासन था ना वो कैसा था। हिंद चीन में फ्रांसीसियों के कब्जे, देखो हिंद चीन में प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। हिंद चीन में फ्रांसीसियों के कब्जा के बाद कोचिन कोचिन चीन पर फ्रांस का प्रत्यक्ष सरकार बना। देखिए हिंद चीन का फ्रांसीसियों पर जैसे कब्जा हुआ, फ्रांसीसियों का जैसे कब्जा हुआ हिंद चीन पर, तो वहां पर कोचिन चीन पर फ्रांस का प्रत्यक्ष सरकार बना। हिंद चीन पर फ्रांस का प्रत्यक्ष सरकार बना, कोचिन और चीन पर, और बाकी सभी जगह पर अप्रत्यक्ष सरकार बना। देखिए एक आता है पॉइंट प्रत्यक्ष और एक आता है अप्रत्यक्ष। देखिए जहां डायरेक्ट जनता शासन करता हो, ध्यान रखिएगा, जहां पर डायरेक्ट जनता शासन करता हो वैसे सरकार को कहते हैं प्रत्यक्ष सरकार। समझ गए? और जहां पर डायरेक्ट जनता सरकार, जहां पर डायरेक्ट जनता शासन नहीं करती है उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष सरकार। बोलो कोई दिक्कत? हम लोग के पास अप्रत्यक्ष सरकार है। भले जनता वोट देती है किसको? नेता लोग को, और नेता लोग शासन करता है, तो ये अप्रत्यक्ष सरकार है। जहां पर जनता खुद शासन करे वहां पर क्या है? प्रत्यक्ष सरकार। कोई दिक्कत? आगे औपनिवेशिक आर्थिक नीति। देखिए औपनिवेशिक आर्थिक नीति मतलब, औपनिवेशिक मतलब अगर कोई देश किसी देश पर कब्जा जमाए हुए है वह नीति क्या कहलाएगा? औपनिवेशिक। और उसकी आर्थिक नीति, आर्थिक मतलब रुपया पैसा से नीति बनाना, यानी उपनिवेशों के लिए एक नीति बनाना। ये क्या है? एक पॉल बनार्ड की नीति था। पॉल बनार्ड जो थे ना वो एक लेखक थे, इतिहासकार थे। ये अपनी नीति में क्या कहे ना कि ऐसे नहीं होगा। जो फ्रांसीसी उपनिवेश वाले जो लोग हैं ना, जहां पर हिंद चीन में फ्रांस के जो लोग आए हुए हैं उनको क्या किया जाए कि उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, सबका इनकम क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए। जब इनकम उनका बढ़ेगा, ठीक है, जब इनकम बढ़ेगा तो खर्चा वह ज्यादा करेंगे, और खर्चा करेंगे तो किससे संभाल लेंगे? हम ही लोग से लेंगे। तो जब खर्च करेंगे तो हम लोग से संभाल लेंगे, तो हमारे जो बाजार है ना उसका रौनक बढ़ेगा, खूब खरीदारी होगा। कितना बढ़िया दिमाग लगाया मोदी जी, ऐसी चाहे कि बढ़िया दिमाग है, देश के लुटवाए वाला दिमाग है ना। कितना कहीं मोदी जी भी इसी चाहे कि एक काम करो, लोग खर्चा नहीं कर रहा है, बाजार से सामान नहीं खरीद रहा है, क्या है कि उसका सैलरी 8,000 है। 8,000 में क्या करेगा? लड़कन पढ़ाएगा कि खाना खाए? एक काम करो, मोदी जी बोलते हैं कि सबके आज से सैलरी 1,00,000 रुपया, खूब खरीदेगा सब सामान है। 1,00,000 हो जाएगा तो 80,000 का सामान खरीदेगा सब।
अब सब कहेगा कि ना बचा के रखेंगे, है ना। तो इससे सरकार का अर्थव्यवस्था और क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा, दयनीय हो जाएगा। तो पॉल बनार नीति में यही था कि पॉल साहब ने कहे थे कि एक काम करा जाए ना, सबका इनकम में बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, पॉल बनार एक प्रभावशाली लेखक तथा नीति निर्माता थे, जिसने फ्रांसीसी उपनिवेश को विकसित करने का प्रारूप प्रस्तावित किया। यानी फ्रांसीसी उपनिवेश को क्या किया, विकसित करने का उनका कहना था कि उपनिवेश लाभ कमाने के लिए बनाए जाते हैं। जो उपनिवेश है ना, उपनिवेश मतलब जो अब हम कब्जा किसी देश पर करें, यानी हम उस देश का उपनिवेश हो गए, तो हम उपनिवेश उसको क्यों बनाए हैं, लाभ कमाने के लिए। लोगों की प्रति व्यक्ति आय उच्च होगी, देखो वही लिख रहे हैं कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, उच्च होगी, तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, यानी खरीदारी बढ़ेगी और वे अधिक वस्तु खरीदेंगे एवं बाजार का विस्तार मिलेगा, यानी बाजार बढ़ेगा और फ्रांसीसी व्यवसाय को बेहतर लाभ मिलेगा। लेकिन वहां की सरकार इस पर नहीं मानती है, कहती कि नहीं, सबको तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ कुछ लोगों को हम आय जरूर बढ़ा देंगे। तो सरकार वहां की क्या करती है ना, जैसे 100% में 20% लोगों की आय क्या करती है, बढ़ा देती है, ताकि खरीदारी ज्यादा हो। पॉल बनार नीति यही है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट अगर पूछेगा औपनिवेशिक आर्थिक नीति क्या है, तो कुछ लिख देना इस प्रकार। अगर ये पूछ दे कि पॉल बनार नीति क्या है, तो आप अपना लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि पॉल बनार एक प्रभावशाली लेखक थे। इन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशों के लिए कहा था कि अगर सभी का प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दिया जाएगा तो बाजार की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे खरीदारी ज्यादा होगी और फ्रांसीसी उपनिवेशों का व्यवसाय में क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया।